उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गीता धामी ने संभाला मोर्चा। घर घर जाकर जनसंपर्क कर सीएम धामी के लिए कर रही वोट अपील। ऐतिहासिक जीत का किया दावा। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन फुल। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। धामों में क्षमता के हिसाब से की गई व्यवस्था। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर हुआ हिमपात। दून पुलिस लाइन में महिला भर्ती प्रक्रिया में दिखा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। लंबे इंतजार के बाद भी दुरुस्त नहीं हुए बंदोबस्त। प्रशासनिक स्तर पर भी उठे सवाल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चढ़ते पारे के साथ चंपावत उपचुनाव के प्रचार में भी अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं, तो जनता को इस बात का भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि चुनाव जीतने पर चंपावत क्षेत्र के विकास कार्यों में पहले से ज्यादा तेजी आएगी। ये रिपोर्ट देखिए आप भी। चंपावत उपचुनाव के लिए अब महज चंद दिनों का वक्त बाकी है। 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने चुनावी प्रचार में ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर सीएम धामी चुनावी मैदान में है। जनता के बीच जाकर पुष्कर धामी खुद प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। गर्मी के मौसम के बीच प्रचार के लिए चंपावत पहुंचे पुष्कर धामी ने पदयात्रा कर जनता का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश की, तो जनसभा को संबोधित कर प्रदेश सरकार के कामकाज को भी गिनाया। इस बार एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है। कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो सब लोगों को लगता था, जैसा अभी कैलाश दा कह रहे थे, कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस मुगालते में सारे लोग थे, सारे लोग, उन्होंने तो अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया था पहले। और जब रिजल्ट आया, आप सब लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके आगे की नीति पर और उनके काम पर जबरदस्त तरीके से मोहर लगाई, अपना समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। जनता के बीच पहुंचे पुष्कर सिंह धामी उन्हें इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि चंपावत सीट से चुनाव जीतने पर वो विकास कार्यों में सुधार लाएंगे, तो चंपावत विकास की राह पर भी तरक्की करेगा। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। मुझे एक बार रोक सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ, संकल्प इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। चुनावी प्रचार में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस अपनी रणनीतियों के तहत जमकर पसीना बहा रहे हैं।
कोशिश सिर्फ एक ही है कि कैसे जनता का भरोसा जीता जाए, लेकिन जनता भी समझती है कि किसको चुनना है। ऐसे में 31 मई को वोटिंग के बाद 3 जून को जनता का फैसला जग जाहिर होगा। टाइम टीवी के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ सीएम को जीत दिलाने के लिए अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। गीता धामी और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा चंपावत में जगह जगह रोड शो किया जा रहा है, घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। भाजपा की जीत के लिए सीएम धामी की पत्नी प्रचार प्रसार कर जनता से ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए अपील कर रही है। गीता धामी का कहना है कि चंपावत की जनता का प्यार और आशीर्वाद सीएम धामी के साथ है और इस बार उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट अपील भी की है। चारधाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक क्षमता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद ही रजिस्ट्रेशन होंगे। और अब तक केदारनाथ धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अब धामों में क्षमता के अनुसार पंजीकरण की व्यवस्था की है और बिना रजिस्ट्रेशन के तीर्थ यात्रियों को रास्ते में रोका भी जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से मैदानी इलाकों में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बद्रीनाथ धाम सहित पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल चुकी है। प्रदेश में सोमवार की दोपहर बाद से ही मौसम का मिजाज बदल जाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बात अगर हम बद्रीनाथ धाम की करें तो बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर कल दोपहर बाद हिमपात हुआ, जबकि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भारी बारिश से कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भी कई जगहों पर बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद राजधानी देहरादून में भी बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आज सुबह से भी बादल छाए हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यात्रा का रुख करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन का भी पालन करने की बात कही है। मंत्री सतपाल महाराज ने धामों में श्रद्धालुओं की कैपेसिटी का जिक्र करने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही है। कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज़्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं, 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं, केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूँगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और ख़ास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। चारधाम यात्रा इन दिनों अपने पिछले सब रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। अभी यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते ही गुजरे हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में आए श्रद्धालुओं ने पिछले 2 सालों का यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अव्यवस्थाओं के बोलबाले के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा इन दिनों काफी चर्चा में है। अव्यवस्थाओं के बोलबाले के बीच अब चारधाम यात्रा ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। अभी यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ता ही गुजरा, लेकिन इन 2 हफ्तों में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में चारों धाम में 33 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। वहीं साल 2020 में कोरोना के चलते 3,33,000 यात्री ही चारों धामों के दर्शन कर पाए। साल 2020 में ही कोविड के प्रकोप के चलते हाई कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार की दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने यात्रा की संचालन की अनुमति दी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच चारधाम यात्रा को साल 2021 में सितंबर महीने से शुरू किया गया था, लेकिन तब भी यात्रा में कम ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। लेकिन इस साल 2022 में शुरू हुई चारधाम यात्रा ने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक 5,20,321 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा आने वाले 6 महीनों में कहां पहुंचेगा, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में जहां चारधाम यात्रा काफी प्रभावित रही, वहीं इस साल यात्रा ने 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर सरकार मान रही है कि इस साल की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। इन आंकड़ों को देखते हुए तो सरकार का अनुमान सटीक साबित हो रहा है, लेकिन सरकार की यात्रा के दौरान सुविधाओं को लेकर कई प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पंजीकरण को लेकर कहा है कि सरकार के बार-बार यात्रा को लेकर बदले जा रहे नियमों से जनता काफी कंफ्यूज है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर एक बार ही नियम तय होते हैं तो ये हालात ही नहीं बनते। नहीं, ये पंजीकरण का एक नया राग अलापा है और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते आपने। आपके जो आदेश हैं या आपके जो निर्णय हैं चारधाम यात्रा को लेकर, वो पल पल इस तरह से बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं यात्री। जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनाभिलाषी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आदेशों से कंफ्यूज हो रहे हैं। चाहे वो आपके मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सबके बयानों में विरोधाभास है। और अब एक नया प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे या यात्रा नहीं करने दी जाएगी। ऐसे में उनका क्या, जो आधे रास्ते तक आ गए, उनका क्या, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ। और पंजीकरण आपका ऑनलाइन व्यवस्था, उसको तो मजबूत करिए। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तिलकराज बेहड़ का कहना है कि वो जल्द ही एसडीएम कार्यालय में अवैध खनन को लेकर धरने पर बैठेंगे। बेहड़ का कहना है कि अवैध खनन से राजस्व को भारी नुकसान होता है और अधिकारी और नेताओं की तिजोरियां भरती है। देखिए, खनन को लेकर मैंने अभी 3 दिन पहले ही आशंका प्रकट की थी कि हालात बहुत खराब हैं। मैंने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा था कि हल्द्वानी, किच्छा, लाल कुआं, हर क्षेत्र के अंदर अवैध खनन हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, तो सरकार इसके अंदर लिप्त है। आज आप देख लीजिए हालात, शांतिपुरी में हत्या हो गई, बड़ा दुखद समाचार है। मैं उसके पोस्टमार्टम हाउस में भी गया, उनके परिवारजनों से मिला, बेटा मेरा उनके शव यात्रा में भी गया, पर हालात अच्छे नहीं हैं। उत्तराखंड में एक लंबे इंतजार के बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देहरादून पुलिस लाइन में महिला आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें कई महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला अभ्यर्थियों को कई तरह की अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे युवकों का पुलिस भर्ती का इंतजार खत्म हो चुका है। रविवार से पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देहरादून की पुलिस लाइन में सैकड़ों की संख्या में महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए आ रही हैं। भर्ती प्रक्रिया 51 दिनों तक चलेगी, जिसमें महिला अभ्यर्थियों का सबसे पहले नापतोल किया जा रहा है और उसके बाद बॉल थ्रो, लंबी कूद, शटल, रस्सा कूद और 50 मीटर की दौड़, ये सभी चीजें शारीरिक परीक्षा में शामिल है। अगर अभ्यर्थी ये 5 शारीरिक परीक्षा पास करते हैं तो उसके बाद उनकी लिखित परीक्षा होगी।
वहीं अपनी भर्ती को लेकर महिला अभ्यर्थियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच महिला अभ्यर्थियों को पुलिस लाइन में कई तरह की अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी बीच में हो गया था कि पोस्टपोन हो गई थी भर्ती, तो फिर से हम लोग नर्वस हो गए थे कि आएगी भर्ती, यही सोच रहे थे कि कैंसिल हो जाएगी, पर फिर पता चला कि आगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। नहीं असुविधा तो कुछ नहीं है, बस पानी वगैरह नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम के लिए थोड़ा गंदे हैं बहुत। फायरमैन नहीं, अपनी इच्छा से मुझे बहुत एक्साइटेड है पुलिस में भर्ती होने का। तैयारियाँ सभी करी हैं लगभग, जितना भी ऐसा बॉल थ्रो वगैरह, रेसिंग वगैरह, जंपिंग वगैरह सब। अभी आपका क्या चीज़ हो चुका है? अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वेट हुआ, हाइट हुआ, बस। यहाँ पे हमने काफ़ी बार बोला है, प्लस उन्होंने भी कहा था कि पानी की व्यवस्था करो, बट उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं करी है तभी भी। वॉशरूम भी बहुत गंदा है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है, दो वॉशरूम और पानी। पुलिस लाइन में आयोजित हो रही पुलिस भर्ती एसएसपी जन्मेजय खंडूरी की देखरेख में की जा रही है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि देहरादून पुलिस को 20,000 महिला आवेदकों की जिम्मेदारी दी गई है। हर रोज 400 आवेदकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। देखिए, देहरादून जनपद को जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो 20,000 गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। तो इनका जो फिजिकल है वो हमारे द्वारा कराया जा रहा है। पर डे 400 के हिसाब से हमको कैंडिडेट्स दिए गए हैं, तो 400 लोगों का पर डे हम फिजिकल कर रहे हैं। अभी फर्स्ट 4 डेज क्योंकि कोई लिपिक त्रुटि हो गई थी, जिस कारण से अभी फर्स्ट फ्यू डेज 800 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो कल भी 800 आए थे, आज भी 800 हैं, 2-3 दिन 800 कैंडिडेट्स आएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा देहरादून के पुलिस लाइन में 51 दिनों तक चलेगी और जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा को पार कर लेगा उसी के बाद लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों को अपनी लिखित परीक्षा का भी अभी से इंतजार होने लगा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी में भी पुलिस के अग्निशमन विभाग में फायर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जा रही है। मिनी स्टेडियम में रोजाना 400 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। महिला अभ्यर्थियों में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली महिला फायर कर्मियों की भर्ती में 11,400 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी पंकज भट्ट कर रहे हैं। इसमें हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, कल से शुरू हुई थी। इसमें 400 अभ्यर्थी रोज़ बुलाए जा रहे हैं। टोटल 11,400 के लगभग जो है महिला अभ्यर्थी इसमें भाग ले रही हैं और इसमें 5 इवेंट हैं। जो 5 इवेंट क्वालिफाई करेगा वो आगे रिटर्न के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें भारी उत्साह भी देखा जा रहा है और ये प्रोसीजर लगभग 1 महीना चलने की। डिजिटल युग में जहां ऑनलाइन चीजें होने से कई परेशानियों से छुटकारा मिला है, तो कई लोगों के लिए डिजिटल व्यवस्था परेशानियों का सबब बन गई है। जी हां, रुड़की में डिजिटल व्यवस्था में आ रही खराबी से लोगों को घंटे लाइनों में लगने के बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है और लोग खाली हाथ अपने घर वापस लौटने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। लोगों का ये मजमा देख आपको लग रहा होगा कि ये भीड़ का नजारा किसी राशन की दुकान के बाहर का है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये लोग रोजाना सुबह से घंटों लाइन में खड़े होकर राशन के इंतजार में रहते हैं, मगर अफसोस कि इन्हें राशन तक नहीं मिल पा रहा। आप सोचेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोग राशन की सुविधा से महरूम हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि वेबसाइट नहीं चलने से ये दिक्कत पेश आ रही है। दरअसल चीजों को ऑनलाइन तो कर दिया गया है, मगर सिस्टम परफेक्ट ना होने के कारण ये सुविधाएं आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। आते हैं हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आते और इनका पता नहीं क्या साहब, ऊपर से बंद है नेट और हम 8 दिन हो गए आते हुए, आते हैं चले जाते हैं। अब ऐसा कैसे चलेगा? हमारे कार्ड के लिए हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आए, हमारा नाम नहीं है, क्या परेशानी है? हमें क्यों नहीं राशन मिल रहा? क्यों हमें बहुत तगड़ी परेशानी है। हम सुबह को आते हैं 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं, खाली चले जाते हैं। इसका चल नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा? ये कंप्यूटर से इसके
क्यों परेशान हो रहे हैं? जब चल नहीं रहा। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए चक्कर काटता। 15 तारीख को सो गई। अब आगे क्या दिन देगा? जो सिंगल प्रिंटिंग चल रहा है। वहीं इस बाबत राशन डीलर का कहना है कि वेबसाइट स्लो चलने के कारण ये दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का दावा जरूर किया कि जिम्मेदार अधिकारियों को परेशानी से वाकिफ करा दिया गया है। ये सिंगल प्रिंट लोगों के मैच नहीं कर रहे, मजदूर आदमी है, आमे जामे बदतमीजी करें हम बर्दाश्त करें। 1, 2, 2:30-3 बजे तक हम दुकान पे बैठते हैं। जब भी आते नहीं तो हम हार के बंद करके लंच में खाना खाने चले जाते हैं। फिर लगभग हम 5 बजे आते हैं। 5 बजे के बाद हम 7 बजे तक के चले जाते हैं। जो 10-20 कार्ड चढ़ते हैं वहीं चढ़ते हैं बस। आपने अपने उच्च अधिकारियों को हाँ, जिला पूर्ति अधिकारी को भी मैंने लिखित रूप में दे दिया और जो हमारे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं उन्हें भी लिखित रूप में दे दिया मैंने। तो कोई आश्वासन नहीं मिला? क्या कहते हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि आप सिंगर से ही सिर्फ माल देना। गरीब लोगों को राशन देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग की वेबसाइट नहीं चलने से उसका खामियाजा आम जनता भुगतने को मजबूर है। वेबसाइट नहीं चलने से आधा महीना तो गुजर गया, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस परेशानी पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जनता की दिक्कत से सरोकार आखिर है तो किसे है। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी और योग नगरी ऋषिकेश में इन दिनों सैलानी लगातार आ रहे हैं। सड़कों पर जाम की स्थिति है। पर्यटकों की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि बढ़ रही सैलानियों की संख्या को देखते हुए मसूरी और ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों में थानों के 40-40 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। साथ ही जाम से निपटने के लिए बड़े वाहनों के लिए अब 1 वे सिस्टम लागू कर दिया गया है। हमने मसूरी और ऋषिकेश जो मेन हमारे पर्यटन सीजन में ऑक्युपाइड रहती हैं एरियाज़, वहाँ पर 40-40 हेड कांस्टेबल्स दोनों थानों के दिए हुए हैं, जो इन एडिशन टू थाने का फोर्स उनके साथ एडिशनल फोर्स हमने प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा समय समय पर एडवाइजरी हम जारी करते हैं। जो ट्रैफिक की पार्किंग से वो भी हमारे द्वारा मसूरी में नई पार्किंग शुरू की गई है। इसके अलावा शटल सर्विस भी हमारे द्वारा शुरू की गई है। बड़े वाहनों के लिए 1 वे सिस्टम भी हमारे द्वारा लागू किया गया है। सिमिलरली ऋषिकेश में, क्योंकि ऋषिकेश 4 धाम का बिल्कुल अराइजिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, तो वहाँ पर एडिशनल फोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई है और जो 4 धाम यात्रा के वाहन हैं उनको बाईपास के थ्रू भेजा जा रहा है ताकि सिटी को कंजेशन से निजात दिलाई जा सके। उधर भगवानपुर में पुलिस ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 बाइकों के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही 4 चोरी के मोबाइल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोकशी के मामले में 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। थाने में ही एक जो मोबाइल जो छीनने वाला एक गैंग है, उसमें कुछ लगातार ये घटनाएं हुई थी। अभी 2 दिन पहले एक घटना में एक मोबाइल फ़ोन छीना गया था जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनसे 2 घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। जो गौकसी की जो सूचना थी उसमें प्रो पुलिसिंग करते हुए मतलब घटना से पूर्व ही जो अभियुक्त जो है कुछ गायों को गौ माता को ये काटने के लिए ला रहे थे, उसमें पुलिस ने उसको संज्ञान में लेते हुए मय वाहन के 3 गायों को उसमें रिकवर कराया है और 3 अभियुक्त उसमें जेल भेजे जाए। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गीता धामी ने संभाला मोर्चा। घर घर जाकर जनसंपर्क कर सीएम धामी के लिए कर रही वोट अपील। ऐतिहासिक जीत का किया दावा। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन फुल। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। धामों में क्षमता के हिसाब से की गई व्यवस्था। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर हुआ हिमपात। दोन पुलिस लाइन में महिला भर्ती प्रक्रिया में दिखा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। लंबे इंतजार के बाद भी दुरुस्त नहीं हुए बंदोबस्त। प्रशासनिक स्तर पर भी उठे सवाल।
उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को।